हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पूजा और आज हम पढ़ेंगे माइलिन, एक्सोप्लाज्मिक फ्लो एंड कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं माइलिन के साथ। माइलिन पे दो चार ही क्वेश्चंस आते हैं, टिपिकल क्वेश्चंस, राइट। नाउ पहले जो माइलिन बनाता कौन है, अगर सीएनएस की बात करें तो सीएनएस में माइलिन बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। सीएनएस में माइलिन बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ऑन द अदर हैंड पीएनएस में माइलिन बनाता है श्वान सेल। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, आप ध्यान से देखना डायग्राम में क्या डिफरेंसेस हैं। ये वाला जो सेल है ये बहुत सारे अपने प्रोसेसेस दे रहा है और बहुत सारे जगह पे ये माइलिनेशन करवा रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप श्वान सेल में देखो तो एक श्वान सेल एक ही जगह, ये जो डार्क कलर के दिख रहे हैं आपको, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ दैट श्वान सेल। सो बहुत सारे जगह पे जो माइलिनेशन हो रही है वो अलग अलग श्वान सेल से हो रही है। अगर हम इसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि एक ओलिगोडेंड्रोसाइट या एक श्वान सेल कितने साइट्स पे माइलिनेशन करवा सकता है, सो दैट कम्स आउट टू बी, कई बुक्स में यहाँ पे 1:20 लिखा है या 1:30 लिखा है। सो मैक्सिमम पॉसिबल इज 1:30। दैट मीन्स एक ओलिगोडेंड्रोसाइट 30 डिफरेंट साइट्स पे आपका माइलिनेशन करवाएगा। ऑन द अदर हैंड श्वान सेल, एक श्वान सेल एक ही साइट पे माइलिनेशन करवा सकता है। ये हो गया आपका पहला डिफरेंस, राइट। सो यू कैन सी ओवर हियर। और माइलिनेशन की क्या बात करी थी, क्यों जरूरी है माइलिनेशन, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है सॉल्टेटरी कंडक्शन के लिए। इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। इसमें बहुत कम सोडियम चैनल्स होते हैं एंड दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। और इंसुलेटर के एक्ट करने की वजह से दे आर गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंडक्शन। सो माइलिन जो होता है वो उसका फंक्शन यही है कि it is going to increase the speed of conduction or velocity of conduction. Okay, so that is going to be the function of myelin sheet. Plus होता क्या है, myelin क्या है एक्चुअली, ओलिगोडेंड्रोसाइट, सपोज करो ये एक्सॉन है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आए या श्वान सेल्स आए, दे स्टार्ट टू रैप अराउंड दिस एक्सॉन, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द माइलिन इज गोइंग टू अकर। बट प्रॉब्लम क्या है, दैट हमारे पास कम सरफेस एरिया है और बहुत बार हमें उसको रैपिंग करवानी है ताकि वो अच्छे से इंसुलेशन कर पाए, राइट। अब इसके लिए हेल्प के लिए आता है अ प्रोटीन विच इज नोन एज P0 प्रोटीन, राइट। और उससे भी और एक प्रोटीन होता है, उसकी हेल्प के लिए आता है, दैट इज MBP, दैट इज मेजर बेसिक प्रोटीन। नाउ P0 प्रोटीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये गेनोम में भी मेंशन किया हुआ है। P0 प्रोटीन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पैक्टिफिकेशन। सो कम एरिया में बहुत ज़्यादा अगर हमें माइलिनेशन करवाना है और बहुत सारी लेयर्स की रैपिंग करवानी है, सो वी नीड कॉम्पैक्टिफिकेशन। एंड फॉर द कॉम्पैक्टिफिकेशन हमें एक प्रोटीन की ज़रूरत है जो कि है P0 प्रोटीन। लेट्स मूव ऑन नाउ। अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सोप्लाज्मिक फ्लो। नाउ अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक सेल है, सेल के अंदर जो भी फ्लूइडिक मटेरियल होता है, कंपोनेंट होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यही अगर मैं बोलूं कि एक्सॉन के अंदर है तो हम उसको एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लो होता है, उसको हम एक्सोप्लाज्मिक फ्लो बोलते हैं। अब ये एक्सोप्लाज्मिक फ्लो डिपेंड करता है कि फास्ट है या स्लो है और द बेसिस ऑफ इट्स स्पीड। सो अगर इसके स्पीड के अकॉर्डिंग मैं इसको डिवाइड करूं तो मुझे इसको दो चीज़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, फास्ट एंड स्लो। फास्ट ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 200 to 400 मिलीमीटर पर डे के स्पीड से होता है। एंड स्लो की बात करें तो ये होता है कुछ 0.5 to 8 मिलीमीटर्स पर डे। ओके, सो दैट इज द स्पीड ऑफ फास्ट एज वेल एज स्लो एक्सोप्लाज्मिक फ्लो। अब हमने कुछ चीज पढ़ी थी जनरल फिजियोलॉजी में, हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, सो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमने पढ़ा था हेटेरोडाइमर से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, राइट। अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन। सो होता क्या है स्लो में, सपोज करो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा बीटा ऐसे करके हेटेरोडाइमर्स पॉलीमराइज होते जाते हैं और ये रेल ट्रैक बना लेते हैं, राइट। और द ट्रैक फॉर यू कैन से इट एक्ट्स एज अ रेल ट्रैक, और वो एक फॉर्म बना लेते हैं ट्रैक जिसके ऊपर आपके कार्गोस चलेंगे या जिसके ऊपर प्रोटीन चलेंगे जो हेल्प करेंगे ट्रांसपोर्ट में। ओके, सो दे आर एक्टिंग एज अ रेल ट्रैक।
पॉलीमराइजेशन होता है इनका, एंड दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड, माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन। एंड उसके ऊपर जो माइक्रो मॉलिक्यूलर मोटर्स जो इधर से उधर या उधर से इधर आएंगे, वो आपके आएंगे फास्ट एक्सोप्लाज्मिक फ्लो में। दैट्स व्हाई आई कैन राइट ओवर हियर दैट द मॉलिक्यूलर मोटर्स run along the microtubules. That is going to happen in the fast type of exoplasmic transport. अब ये fast further हम divide करेंगे depending on इसकी direction क्या है। ओके सो अगर मैं बोलूं कि एक डायग्राम देख लो यहाँ पे, ये कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का, तो दैट इज गोइंग टू बी सोमा और सेल बॉडी, और ये होंगे आपके एक्सॉन टर्मिनल्स। नाउ ध्यान से देखो, ये आपके हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट, यहाँ पे शो किए हुए हैं, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स पे कुछ कार्गोज हैं जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कुछ कार्गोज हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर कोई चीज मेरी जा रही है फ्रॉम दी लेट्स से सोमा टुवर्ड्स एक्सॉन टर्मिनल, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, सो इसीलिए मैं इसको बोलूंगी एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। सो इसीलिए मैं इसको बोलूंगी एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। एंटीरोग्रेड और एंटीग्रेड ऑल्सो करेक्ट। ओके, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सॉन टर्मिनल से सोमा की तरफ जा रहा है, देन आई विल बी कॉलिंग इट एज रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। देन आई विल बी कॉलिंग इट एज रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। नो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो सोमा में बनती तो है बट उनकी जरूरत ज्यादा कभी कभी पड़ती है आपके एक्सॉन टर्मिनल पे। वेसिकल्स जो होते हैं वो बनते तो है आपके एक्सॉन, वेसिकल्स जो है वो बनते तो है सोमा में, बट याद रखना जो रिलीज का साइट है दैट इज द रिलीज ऑफ द एक्सोसाइटोसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड डिफरेंट वेसिकल्स, वो होता है एक्सॉन टर्मिनल पे। सो डेफिनेटली एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट की वहां पे जरूरत पड़ेगी। ओके सो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, पहला अभी जो हमने बात की, न्यूरोट्रांसमीटर्स, वेसिकल्स, एंड नॉट ओनली दैट कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनल्स भी होते हैं दैट इज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया। और उस चीज को हेल्प करने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत होगी अगर हमें, तो वो कौन सा प्रोटीन होगा, वो होगा काइनेसिन। वो प्रोटीन होगा काइनेसिन। ओके बात करते हैं रेट्रोग्रेड की। रेट्रोग्रेड में क्या क्या वापस जाएगा, ना ध्यान रखना, रेट्रोग्रेड में जब हम चीजें वापस भेज रहे हैं तो क्या क्या चीजें वापस भेजेंगे। सपोज करो कोई वेसिकल्स जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो गया है, राइट, अब एक्सोसाइटोसिस हो गया बट रिफॉर्म हो गया सिंस कुछ उसमें चीजें बची हुई थी। सपोज करो कुछ वेसिकल्स एम्प्टी हो गए, राइट, सो एम्प्टी वेसिकल्स स्पेशली, सो एम्प्टी वेसिकल्स they are going to come back for the recycling purpose, right, recycling के लिए वापस आ सकते हैं। बट प्रॉब्लम हमारे लिए ये है, या हमारे लिए कंसर्न वाली बात ये है कि ना सिर्फ ये बट टॉक्सिन्स एंड कुछ वायरसेस भी जो होते हैं वो भी रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट से वापस आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे पहले लिख लो कि जो प्रोटीन इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है दैट इज डाइनिन प्रोटीन। नाउ अगर सपोज करो मैंने बोला कि कोई वायरस है, फॉर एग्जाम्पल अगर वायरसेस के दूं मैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखते हैं, पोलियो वायरस, रेबीज, टेटनस एंड हर्पीज। ये कुछ वायरसेस हैं जो डाइनिन के थ्रू एक्सॉन टर्मिनल से एंटर कर जाते हैं एंड वो चले जाते हैं सोमा की तरफ। अब प्रॉब्लम ये है कि सोमा इज अ फैक्ट्री, वहां पे प्रोटीन्स बन रहे हैं, लिपिड्स अवेलेबल है, ग्लाइकोजन अवेलेबल है, डेफिनेटली वायरसेस को एक न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट मिला है, तो ये फास्ट रेप्लिकेट करेंगे और डिजीज करवाएंगे, राइट। एंड कुछ डिजीजेस की हमारे पास ट्रीटमेंट तक नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट, वी कैन कॉल इट एज रेबीज की ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, या तो उसको बचा लो पहले ही जब तक वो डोजेस दे के, प्रोफाइलैक्टिक दे के, जब वो अभी तक सोमा में नहीं पहुंचा है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर नहीं किया है वायरस। ओके, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, सो अब अगर सपोज करो हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया किसी वायरसेस का, तो क्या हो जाएगा, द पर्सन विल डाई, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर, अगर इन वायरसेस का हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है एंड हमने ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, हम उसको टाइमली हम
treat कुछ भी नहीं कर पाए, the person is going to die. And that's why you can remember the protein that helps us to cause that disease, not to prevent that disease, that is dynin. Okay, so retrograde transport में जो help करता है, we can call it as dynin. Okay, now आगे बात करते हैं हम डाइनिन की थोड़ी से और, दैट डाइनिन ना सिर्फ एक्सॉन में बट बहुत सारे और भी जगह होता है. कहाँ कहाँ होता है ये डाइनिन? ये लंग्स में होता है, ये स्पर्म्स में होता है, एंड ये फॉलोपियन ट्यूब में भी होता है. नाउ इन तीनों में इसका काम क्या है? इन तीनों में सीलियाज होते हैं, राइट? सो बीटिंग ऑफ द सीलिया करने के लिए ये डाइनिन इट एक्ट्स एज अ मोटर, right? It gives the cilia to have that energy to move, right? So इनकी जो cilia movement होती है, cilia movement wheel, right? ये इसमें help करता है, right? cilia movement में dynein is going to help in these area, not at the axon per se, okay? एंड स्लो की बात करते हैं. स्लो में कौन सी चीज़ें होती है? पहला तो हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल होता है, राइट? एंड उसके साथ साथ एक चीज़ होती है विच इज़ नोन एज न्यूरोफिलामेंट्स. न्यूरोफिलामेंट्स में भी स्लो ट्रांसपोर्ट में न्यूरोफिलामेंट्स भी हेल्प करते हैं. प्लस जो स्लो ट्रांसपोर्ट होता है वो साइटोस्केलेटन के कैरियर्स के लिए भी हेल्प होता है, और साइटोस्केलेटन के कैरियर्स में हेल्प करता है, right? So it can carry the cytoskeletons also. स्लो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हमेशा एंड हमेशा ओनली एंटीरोग्रेड होता है. स्लो ट्रांसपोर्ट इज ओनली एंटीरोग्रेड. रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट इसका नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर डायरेक्शन में होता है. दैट मीन्स वो कहाँ से कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपका सोमा की तरफ से एक्सॉन टर्मिनल की तरफ से, राइट? एंड विच protein is going to help them? Myosin. Mainly this is the protein that is going to help in the slow exoplasmic transport. अब आगे बढ़ते हैं, हम न्यूरोनल स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं. याद रखना पेरिफेरल नर्व इंजुरीज तो हमने पढ़ ली, नर्व डिजेनरेशन, नर्व रीजनरेशन, सारा कुछ हमने पढ़ लिया था. अब प्रॉब्लम ये है कि सीएनएस वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं जितने बर्थ के टाइम पे होते हैं वो उतने ही रहेंगे, राइट? जो रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है वो सीएनएस वाले न्यूरॉन्स में नहीं होती, ठीक है? एक बार दे आर डैमेज कंप्लीटली, दे कैन नॉट रीग्रो, okay? But there are exceptions, right? What are the exceptions? There are some neurons in specific regions. कुछ रीजन्स में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं सीएनएस में भी जो रीग्रो करने की पावर रखते हैं, रीजनरेट करने की पावर रखते हैं. तो कौन कौन से है वो रीजन? पहला हो गया हिप्पोकैम्पस, दूसरा है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, एंड तीसरा है आपका लैटरल वेंट्रिकल. लैटरल वेंट्रिकल. ये तीन जगह पे जो भी आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो रीग्रो करना शुरू होते हैं, राइट? सो हिप्पोकैम्पस, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एंड लैटरल वेंट्रिकल. अगर लैटरल वेंट्रिकल का स्पेसिफिक एरिया पूछे, सो सब वेंट्रिकुलर एरिया जो होता है वो डेफिनेटली हेल्प करता है कुछ न्यूरॉन्स को रीग्रो करने में. सो दीज आर द एक्सेप्शंस इन द सीएनएस सिस्टम. ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ न्यूरॉन, राइट? अगर हम एक न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन करना चाहें तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस दैट आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, दैट मीन्स सेल बॉडी से कितनी प्रोसेसेस बाहर निकल रही है उसके हेल्प से भी हम कर सकते हैं. तो ये तो हो गया आपका सोमा. अगर सोमा से सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस निकल रही है हम उसको बोलेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन, राइट? अगर दो प्रोसेसेस निकल रही है इधर से भी प्रॉपर टू प्रोसेसेस, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज बाइपोलर. नाउ थर्ड डायग्राम देखो, यहाँ से प्रोसेस निकल तो रही है एक ही बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. दैट मीन्स वो ब्रांच कर गई, ठीक है? कहीं जगह जाने से पहले या डेंड्राइट्स फॉर्म करने से पहले वो उनकी ब्रांचेस हो गई, राइट? तो हम बोल भी नहीं सकते कि ये यूनिपोलर के टाइप्स हैं और हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये बाइपोलर के टाइप्स हैं, राइट? सो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज सूडो यूनिपोलर. यहाँ पे सूडो यूनिपोलर, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव मल्टीपोलर. एक एक्सॉन और खूब सारे डेंड्राइट्स जब निकलते हैं उसको बोलते हैं मल्टीपोलर. क्वेश्चन आपका यूजुअली आता है बाइपोलर पे कि बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हमें कहाँ देखने मिलते हैं. सो याद रखना बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमें रेटिना में, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, वेस्टिबुलर गैंग्लियन और ऑडिटरी गैंग्लियन में देखने मिलते हैं. जो यूनिपोलर होता है वो हमें नहीं होता, वो होता है सिर्फ और सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स में.
हम वर्टिब्रेट एनिमल है, राइट? सो ये हमारे में नहीं होता। एंड मोस्ट कॉमन जो होता है टाइप ऑफ न्यूरॉन दैट इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग, दैट इज मल्टीपोलर। ओके, जो सूडो यूनिपोलर होता है, हमने सेंसरी सिस्टम जब पढ़ा था, साइट ऑफ जेनेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, उसमें हमने पढ़ा था कि जो सेंसरी न्यूरॉन का जो गैंग्लियन होता है, वी कॉल इट एज डॉर्सल रूट गैंग्लियन। जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन था वो कुछ इस तरह का था, right? So we can say that the posterior root ganglion or cranial nerve ganglion that is going to be pseudo unipolar. Okay, ये तो हो गया हमारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन डिपेंडिंग ऑन कितनी प्रोसेसेस निकल रही है। अब उसका माइलिनेशन है या नहीं है, उसके डायमीटर कितना है, उसके बेसिस पे दो साइंटिस्ट थे दैट इज एर्लांगर एंड गैसर, इन्होंने एक अलग क्लासिफिकेशन दिया। ओके, सो उस क्लासिफिकेशन को यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। उन्होंने बोला कि मेनली 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन होते हैं, ए, बी और सी। ओके, ए, बी एंड सी। ए को उन्होंने फर्दर 4 में डिवाइड किया, ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा और ए डेल्टा। ओके, इन चारों में उन्होंने डिवाइड किया। अब आपने एक चीज सुनी होगी, क्या चीज, कि वहां पे हमने जब मोटर फिजियोलॉजी यूजुअली हम पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन, गामा मोटर न्यूरॉन। लोअर मोटर न्यूरॉन्स में हम 2 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्फा मोटर है और गामा भी मोटर है। मतलब सेंसरी और मोटर में अगर हमें डिफरेंशिएट करना हुआ तो ये 2 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर मोटर न्यूरॉन। बट इतनी लाइफ इजी होती तो क्या ही बात होती है ना। सो definitely there is going to be a twist, that is nothing but this A alpha is going to have proprioception का function also. So P for proprioception, it is nothing but the sense of position, or I can write it as positional sense. सो याद रखना, प्रोप्रियोसेप्शन इस कुछ नहीं है, पोजीशन का सेंस है। अगर मैंने किसी को बोला कि आंख बंद करो और उसका एक हाथ ऊपर उठाया तो आई नो एग्जैक्टली कि यहाँ पे मेरा हाथ है, इस डायरेक्शन में है। आई कैन मेक माई अदर हैंड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। ओके, जब मेरी आंखें बंद है तब भी मुझे पता है कि मेरे बॉडी पार्ट्स, अनकॉन्शियसली मुझे पता है कि मेरे बॉडी पार्ट्स कहाँ पे इस स्पेस में कहाँ पे लाई करते हैं, कहाँ पे ओरिएंट कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज नथिंग बट प्रोप्रियोसेप्शन। अब बचे हमारे ए बीटा, ए डेल्टा, बी एंड सी। पहले बी एंड सी कंप्लीट कर लेते हैं। बी का सबसे इजी है, दैट इज इट इज एक्टिंग एज अ प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन। जो प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्व होती है या न्यूरॉन्स होते हैं, दे आर नथिंग बट द बी टाइप। ओके, और बस यहाँ पे पोस्ट लगा दो, पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन। पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स देयर ऑफ सी टाइप। बट सी टाइप का एक और फंक्शन भी है, दैट इट नॉट ओनली एक्ट्स एज अ पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन बट ऑल्सो इट इज कैरिंग अ सेंसेशन दैट इज नथिंग बट दी स्लो पेन। पेन के 2 टाइप पढ़ेंगे हम, स्लो पेन एंड फास्ट पेन। अभी फिर इतना याद रख लो कि सी फाइबर्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं स्लो पेन को। ओके, अब आप पूछोगे कि फास्ट पेन कौन कैरी करता है, तो फास्ट पेन एंड टेम्परेचर ये कैरी होता है फाइबर ए डेल्टा से। ओके, और इसके अलावा बचे हुए, दैट मीन्स प्रोप्रियोसेप्शन को छोड़ दो, फास्ट पेन, टेम्परेचर को छोड़ दो और स्लो पेन को छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी आपके सेंसेशंस बचे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, स्टीरियोग्नोसिस, ग्राफेस्थीसिया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे किससे कैरी होंगे, ए बीटा से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज फाइबर्स, विच इज द फाइबर विच इज मोटर फाइबर और विच इज द फाइबर विच इज सेंसरी फाइबर। मोटर सेंसरी में आपने डिवाइड कर दिया पहले, ठीक है। पहले आप ए बी सी में डिवाइड करो, ए को 4 में डिवाइड करो, उसमें से 2 मोटर है, 2 सेंसरी है। जो 2 मोटर है दैट इज ए अल्फा एंड ए गामा। अल्फा मोटर न्यूरॉन, गामा और मोटर न्यूरॉन हम बोलते हैं। सो जो अल्फा है वो प्रोप्रियोसेप्शन का भी काम करता है, राइट। देन बचे आपके बी एंड सी। बी एंड सी जो होते हैं वो प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन की तरह एक्ट करते हैं। सी एक स्पेशल सेंस कैरी करता है, दैट इज स्लो पेन। तो फास्ट पेन और पेन टेम्परेचर जाएगा आपका ए डेल्टा से, बाकी बचे सारे के सारे सेंसेशंस जाते हैं ए बीटा की तरफ से।
ओके। सो ये था मोटा मोटा एर्लांगर गैसर क्लासिफिकेशन। अब इसका अगर वेलोसिटी से मुझे कनेक्शन करना हुआ या माइलिनेशन से या उसके डायमीटर से, तो मैं कैसे करूँगी वो एक देखते हैं हम आगे। तो हमने बोला कि हमारे 3 फाइबर्स है अगेन, ए, बी एंड सी। ए को हमने फर्दर डिवाइड किया था 4 में, दैट इज ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा। ओके, जैसे जैसे मैं ए से बी की तरफ, बी के सी से तरफ जाऊंगी तो क्या होगा। रिमेंबर जब हम डायमीटर की बात करते हैं, पहली चीज लेते हैं डायमीटर। जैसे जैसे मैं फाइबर ए अल्फा से लेके ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा, बी एंड सी की तरफ जाऊंगी, डायमीटर छोटा होता जाएगा। सो दैट मीन्स इफ आई राइट ए फाइबर्स कैसे हैं, राइट, सो ए फाइबर्स आर थिक माइलिनेटेड, जो बी फाइबर्स हैं दे आर थिन माइलिनेटेड, उनका डायमीटर कम है, राइट, बट उनमें माइलिनेशन है, राइट, सो दे आर थिन माइलिनेटेड। और सी जो है दैट इज थिन, और रिमेंबर दिस इज अनमाइलिनेटेड। सो इस पे तो माइलिनेशन भी नहीं है। ओके, सो अगर मैं बोलूं कि डायमीटर ज्यादा है तो उसका स्पीड पे क्या डिफरेंस पड़ेगा और उसका स्पीड पे क्या असर पड़ेगा। नाउ इफ आई आस्क यू टू गो आउट, बाहर जाने के लिए बोलती हूँ, और एक बड़ा सा दरवाजा है, आप आराम से चले जाओगे, राइट, बट कहीं पे स्नीक आउट कर रहे हो तो डेफिनेटली एक छोटी सी जगह से आपको गुजरना है तो रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, इट विल टेक मोर टाइम टू पास थ्रू दैट बैरियर। ठीक है, सो जितनी ज्यादा स्पेस उतना आराम से फ्लो हो पाता है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है उसकी। ठीक है, सो डायमीटर जैसे छोटा होता जाएगा वेलोसिटी भी कम होती जाएगी, राइट, सो दैट इज वन थिंग। प्लस जो माइलिनेशन है वो ए अल्फा में है, राइट, ए बीटा में भी है, ए गामा में भी है, ए डेल्टा में भी। ठीक है, बट जैसे हम नीचे नीचे आते जाते हैं उसकी माइलिनेशन कम होती जाती है, राइट, एंड सी फाइबर तक आने तक अनमाइलिनेटेड हो जाते हैं। और माइलिनेशन एक्ट्स एज अ इंसुलेटर, एंड एक्चुअली वो हेल्प कर रहा था हमें किस चीज के लिए, सॉल्टेटरी कंडक्शन के लिए, और उसका रिलेशन था कंडक्शन वेलोसिटी से, जो कि हमारा इंक्रीज हो जाती है वेलोसिटी। ठीक है, सो जितना अच्छा माइलिनेशन उतनी ज्यादा स्पीड, ठीक है, उतना वो जंप करके जाएगा सॉल्टेटरी कंडक्शन और उतनी ज्यादा स्पीड होगी, राइट। अब देखते हैं कि कितनी कितनी स्पीड होती है। अगर स्पेसिफिकली अल्फा बीटा गामा डेल्टा के बारे में हम बात करें, सो अल्फा की स्पीड होती है मैक्सिमम दैट इज 70 to 120 मीटर पर सेकेंड। इसका ऑलमोस्ट हाफ कर दो, दैट इज 35, बट आई एम गोइंग टू राइट इट एज 30 ओवर हियर, 30 to 70 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका बीटा का स्पीड। इसका हाफ कर दो, 30 का हाफ हो गया 15, 15 to 30 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया गामा का स्पीड। डेल्टा का ऑलमोस्ट सेम होता है, दैट इज 12 to 30 मीटर पर सेकेंड। बीटा बी फाइबर का स्पीड अगर मैं बात करूं तो ये होता है 3 to 12 मीटर पर सेकेंड। एंड जो सबसे स्लोएस्ट फाइबर है वो है आपका सी फाइबर, दैट इज गोइंग टू हैव द स्पीड ऑफ 0.5 to 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ मूवीज में जो दिखाते हैं कि हमारा हीरो होता है, राइट, एंड वो बुलेट्स को कैच कर रहा है एकदम ऐसे हाथ से, राइट, जैसी फायर होती है वो डॉज कर रहा है। नाउ अंडरस्टैंड लॉजिकली the maximum amount of speed of our nerve is 120 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो इतनी ही तेजी से हम हर एक चीज को इंटरप्रेट कर पाते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। जो बुलेट का मिनिमम स्पीड होता है वो होता है 600 to 700 मीटर पर सेकेंड, ये मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, राइट। अगर इतने स्पीड से कोई बुलेट आ रही है, हमारा ब्रेन इतना अभी कैपेबल नहीं है कि इतनी फास्ट इंफॉर्मेशन को वो कॉम्प्रिहेंड कर पाए और उसको डॉज कर पाए। दैट इज नॉट पॉसिबल इन अ रियल लाइफ, सो दैट इज इलॉजिकल। ठीक है, सो एनीवेज, so that is the thing over here, that the maximum speed that we can comprehend, that is the 120 meter per second. Okay, now talking about the Erlanger Gasser classification, it is containing both the type of neuron, sensory भी और motor भी। बट अगर मैं कोई दूसरा क्लासिफिकेशन से इसको कोरिलेट करना चाहूँ तो आई कैन कोरिलेट दैट विद द लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशन। अब पहले कोरिलेट करते हैं और फिर बाकी सारे फैक्टर्स पे जाते हैं हम। तो अगर मैं बोलूं कि ये लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसी क्लासिफिकेशन को बोला जाता है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन ऑल्सो, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ओके, और याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ सेंसरी टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के लिए होता है, ना कि मोटर। तो मोटर हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे।
ओके, सो इन्होंने बोला कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स विच आर प्रेजेंट, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। ओके, जो 1 होता है हम उसको 2 में डिवाइड करेंगे, 1A एंड 1B। नाउ A से A याद रखना, A फॉर एन्युलोस्पाइरल एंडिंग्स, एंड B से याद रखना फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स। नाउ क्या मतलब हुआ, जब भी मैं बोलती हूँ कि एनुलोस्पाइरल एंडिंग्स या फ्लावर स्प्रे एंडिंग, हम सीएनएस जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि जो एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर, इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर, पहले तो 2 टाइप ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं, उनके अराउंड कुछ नर्व्स उनको सप्लाई करती है, राइट। सो सपोज करो कि ये हो गया नर्व फाइबर, राइट, और उसको कोई ऐसे ऐसे स्पाइरल अराउंड कर रही है नर्व, तो उसको हम बोलेंगे एनुलोस्पाइरल। ऑन द अदर हैंड, अगर एंडिंग्स पे कोई ऐसे फ्लावर की तरह स्प्रेड हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे फ्लावर स्प्रे एंडिंग। ओके, सो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर हमने डिवाइड किया इनको 2 टाइप में। ओके, फ्लावर स्प्रे एंड एनुलोस्पाइरल। अब ये होती कहाँ कहाँ पर है? जो एनुलोस्पाइरल होती है ये सप्लाई करती है मसल स्पिंडल को, मसल स्पिंडल को, एंड ये वाली सप्लाई करती है गोल्गी टेंडन ऑर्गन को, गोल्गी टेंडन ऑर्गन को। मसल स्पिंडल जो है वो लेंथ सेंसर है, गोल्गी टेंडन ऑर्गन जो है वो टेंशन सेंसर है, ठीक है। एंड हमने पढ़ा था कि अगर हमें इन दोनों से कोई लेंथ सेंसेशन या टेंशन सेंसेशन आ रही है तो बेसिकली क्या करना है हमें, मसल की लेंथ या टेंशन जान के हमें पता चलता है प्रोप्रियोसेप्शन का, और प्रोप्रियोसेप्शन कैरी करने के लिए हमारे पास जो फाइबर था वो था ए अल्फा। ओके, सो द फाइबर 1 is going to get correlated with the fiber A alpha in the Erlanger-Gasser classification, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज कैरी करते हैं, ठीक है। देन आते हैं 2 पे, ए बीटा जो कि सारे सेंसेशन कैरी कर रहा था, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, पेन और टेम्परेचर छोड़ के, राइट। टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, स्टीरोग्नोसिस, ग्राफिस्थीसिया, ये सारे ए बीटा कैरी कर रहा था, राइट। सो दिस इज गोइंग टू करस्पॉन्ड विद ए बीटा। थर्ड जो है वो करस्पॉन्ड करता है ए डेल्टा से, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू कैरी फास्ट पेन एंड टेम्परेचर। और हमारा जो फोर्थ है वो कैरी करता है स्लो पेन, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गेट कोरिलेटेड विद द फाइबर सी। सो ऐसे ही आप अगर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन पूछा तो यू कैन टेल द आंसर्स अकॉर्डिंग टू दिस। अगर पूछा एर्लांगर-गैसर क्लासिफिकेशन तो आप उसके हिसाब से जवाब दे। नाउ आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्शन वेलोसिटी। पहले चीजें लिख लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज डायमीटर विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। अगर मैंने कहा कि डायमीटर किसी चीज का बढ़ रहा है तो क्या होगा, डायमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, राइट। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर डायमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब जब मैं रेजिस्टेंस की बात कर रही हूं तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइप के होते हैं नर्व में। कौन कौन से 2 टाइप ऑफ रेजिस्टेंस आई एम हैविंग? फर्स्ट इज एक्सोप्लाज्मिक रेजिस्टेंस और सेकंड हुआ ट्रांसमेम्ब्रेन रेजिस्टेंस। ये क्या चीज है, समझते हैं इसको। अगर मैंने बोला कि सपोज करो कोई इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे फ्लो हो रहा है एक्सोप्लाज्म में, सपोज करो दिस इज द एक्सॉन, कट सेक्शन ऑफ द एक्सॉन, राइट, और एक्सॉन में कोई इलेक्ट्रोलाइट स्प्रेड कर रहे हैं या एक्सॉन के प्लाज्म में, दैट इज एक्सोप्लाज्म में कोई इलेक्ट्रोलाइट स्प्रेड कर रहे हैं, सो डेफिनेटली अगर उनको कोई रेजिस्टेंस आता है फ्लो में आगे फॉरवर्ड जाने में तो डेफिनेटली दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्मिक फ्लो। ये रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी स्पीड से वो आगे बढ़ पाएंगे। अब व्हाट इज ट्रांसमेम्ब्रेन रेजिस्टेंस? ध्यान दो, अगर मैंने बोला कि ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रोलाइट बाहर आना चाहे तो ये यहां से बाहर नहीं आ पाता, राइट। सो दैट्स व्हाई वी से दैट द माइलिन इट इज एक्टिंग एज अ इंसुलेटर, राइट। सो माइलिन इंसुलेटर की तरह काम करता है। दैट मीन्स ये एक्चुअली ये वाला रेजिस्टेंस अच्छा है ताकि जो आपका प्रोपोगेशन होने वाला था एक्शन पोटेंशियल का उसको वो हेल्प कर रहा है, राइट, रादर देन लीक आउट करने के इलेक्ट्रोलाइट्स वो आगे बढ़ रहे हैं, राइट। सो इन दोनों रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, हम डायमीटर की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक्सोप्लाज्मिक रेजिस्टेंस की, राइट। सो डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, आई कैन राइट V फॉर वेलोसिटी, राइट। एक्सोप्लाज्मिक रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना वेलोसिटी कम हो जाएगी,
एंड ट्रांसमेम्ब्रेन रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट. नॉट ओनली दैट, हम यहाँ पे बोल सकते हैं माइलिनेशन भी. दैट इज नथिंग बट द ट्रांसमेम्ब्रेन रेजिस्टेंस पर से. माइलिनेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ट्रांसमेम्ब्रेन रेजिस्टेंस बढ़ेगा और उतनी ही वेलोसिटी भी बढ़ेगी. सो आई कैन राइट इट एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. ओके, एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट दैट इज टेम्परेचर. याद रखना, जब भी हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी उसी प्रोपोर्शनली बढ़ती रहती है, राइट. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ही नहीं, नर्व में जब हम सोडियम चैनल की एक्साइटेबिलिटी देखते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये एक्साइटेबिलिटी भी उसी प्रोपोर्शनल में बढ़ती है. सो अगर हम एक्साइटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली स्पीड भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. टेम्परेचर बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे वेलोसिटी कम हो जाएगी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्शन वेलोसिटी. अब एक छोटा सा ग्राफ देखेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट. सो क्या है इस ग्राफ का नाम? दिस इज नोन एज स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व. स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व. फिजियोलॉजी, प्योर फिजियोलॉजी. देखो, मैं अगर प्रोटीन्स बताने लग जाऊं जो ऑलरेडी आपने पढ़ने हैं गाइनी में या लेट्स से डर्मा में, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है. बट डेफिनेटली इफ आई एम गिविंग समथिंग अ कोर फिजियोलॉजी क्वेश्चंस, इफ यू आर एबल टू सॉल्व देम आउट आफ्टर रीडिंग फिजियोलॉजी, डेफिनेटली दैट विल बी हेल्पफुल. ओके, सो पढ़ते हैं हम ये स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व क्या है. पहले तो हमें प्लॉट करनी पड़ेंगी ये दो चीजें, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन. स्ट्रेंथ दैट इज एम्पलीट्यूड, वी आर गोइंग टू मेजर इन द वोल्टेज. तो हमने वाई एक्सिस पे वोल्टेज प्लॉट किया हुआ है और एक्स एक्सिस पे ड्यूरेशन प्लॉट की हुई है. अब मैं अगर इसको देती हूं एक मिनिमम वोल्टेज का स्टिमुलस, द स्टिमुलस ऑफ मिनिमम वोल्टेज which when applied for adequate duration तो क्या होगा? अगर एक वोल्टेज दिया मैंने, मैं क्या करूंगी इसमें कि एक नर्व लूंगी, राइट, और इलेक्ट्रोड्स दूंगी और मेजर करूंगी कि कब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा. जीरो से लेके धीरे 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 मैं वोल्टेज बढ़ाते जाऊंगी. एक ऐसा मिनिमम वोल्टेज आएगा जहां पे मुझे फर्स्ट रिस्पॉन्स मिलेगा अगर मैं उतने ही टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टिमुलस दे रही हूँ, राइट. सो एडिक्वेट ड्यूरेशन के लिए अगर मैंने मिनिमम वोल्टेज दिया एट विच आई गॉट द रिस्पॉन्स, तो डेफिनेटली उसको हम बोलेंगे, जहां पे मुझे रिस्पॉन्स मिला उस वाले, सपोज करो यहाँ पे मुझे ये वाला वोल्टेज था लेट्स से 0.6, जहां पे मुझे स्टिमुलस मिला, ओके, तो वो वाले स्टिमुलस को हम बोलेंगे रियोबेस. तो उसको हम बोलते हैं रियोबेस. रियोबेस, दिस इज द स्टिमुलस, राइट. तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पे, राइट. सो इट इज काइंड ऑफ अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बट वर्ड का प्ले किया हुआ है यहाँ पे और उसको रियोबेस बोला हुआ है. प्लीज ऐसी लैंग्वेज एग्जाम में मत लिखना, देयर इज स्लाइट डिफरेंसेस ऑल्सो, ठीक है, बट स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, राइट. बट एमसीक्यू याद करने के लिए आप याद कर सकते हो कि ये एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की ही बोला गया हुआ है. अब इसको जितना टाइम लगा, दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर, इतना इसने टाइम लिया, ड्यूरेशन लगी इसको रिस्पॉन्स देने में, उस वाले ड्यूरेशन को हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन टाइम. इसको हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन टाइम. दैट मीन्स जब मैंने रियोबेस दिया मुझे रिस्पॉन्स आया, बट उसके लिए जितना ड्यूरेशन मुझे लगा टू गेट दैट रिस्पॉन्स, उसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन टाइम. अब हम एक और चीज करेंगे, हमें रियोबेस पता चल गया, राइट. हम इसको डबल कर देंगे, राइट. जैसे सपोज करो 1 मिलीवोल्ट पे मुझे रियोबेस आया तो मैं 2 मिलीवोल्ट्स का करंट दूंगी नेक्स्ट टाइम. ओके, सो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू गिव डबल द रियोबेस स्टिमुलस, 2x रियोबेस स्टिमुलस दिया मैंने और मैंने उसको कितना टाइम लगा ये मेजर किया. सो सपोज करो मुझे इतना टाइम लगा, राइट. उसका रिस्पॉन्स आने में सपोज मैंने डबल द रियोबेस दिया और यहाँ पे मैंने इसको देखा कि कितना टाइम लग रहा है. When I give the
strength of the stimulus that is double the Rio base and I check for the duration that is required, जो duration इसके लिए लगी उसी को हम बोलते हैं chronaxy, इसी को हम बोलते हैं chronaxy. ओके, नाउ इसका क्या फायदा है, ये स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व इतना क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज याद रखना, जब भी कोई न्यूरोपैथीज होती है, अगर मैं पेशेंट का फॉलोअप कर रही हूँ ऐसे पेशेंट का, तो उसमें मुझे ये काम आता है, याद रखना जितनी क्रोनेक्सी ज्यादा होगी इसका मतलब उतना ही कम उसकी वेलोसिटी है, नर्व की कंडक्शन वेलोसिटी उतनी ही कम है. क्यों? क्योंकि कोई चीज अगर ज्यादा टाइम लगा रही है कहीं जाने के लिए, सो उसका मतलब है कि उसका स्पीड कम है, और उतनी ही क्रोनेक्सी अगर किसी चीज की ज्यादा है, उतना ही चीज कैरी फॉरवर्ड करने के लिए और उतना ही डिस्टेंस जाने के लिए अगर कोई कम क्रोनेक्सी लगा रहा है, तो उतना ही उसका एक्साइटेबिलिटी ज्यादा है, राइट, या स्पीड ज्यादा है, वी कैन से दैट. तो जब भी मुझे देखनी है दो चीजें, फर्स्ट इज प्रोग्रेशन ऑफ न्यूरोपैथीज, एंड सेकंड, अगर सपोज करो किसी को इंजरी हुई, नर्व कट हो गई, बट आपने फॉलो अप करना शुरू कर दिया उस पेशेंट का, एंड आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि धीरे 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 उसकी क्रोनेक्सी कम होते जा रही है, राइट. सो आप फॉलो अप करके ये भी पता चल कर सकते हो कि रीजनरेशन हो रही है प्रॉपर या नहीं. रीजनरेशन ऑफ द नर्व भी आप देख सकते हो वाया द फॉलोअप्स. सो इन दो चीजों के लिए ये चीज जरूरी होती है. रिमेंबर, हम इस सारे चीजों में क्रोनेक्सी देखते हैं. अगर क्रोनेक्सी ज्यादा है तो एक्साइटेबिलिटी कम है, अगर क्रोनेक्सी कम है तो एक्साइटेबिलिटी ज्यादा है. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व. ये हमारा हो गया नर्व पार्ट खत्म. आगे वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे मसल के बारे में.